तो इस्लामाबाद में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान के बीच इतनी जरूरी बातचीत फेल हो गई? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पूरे 21 घंटे। जरा सोचिए, दो देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, वो एक मेज पर बैठे थे और पूरी दुनिया, सच कहूं तो सांस रोक कर देख रही थी कि भाई शायद शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन नतीजा क्या निकला? ज़ीरो, सिफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि सब कुछ बिखर गया? देखिए, इस नाकामी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना जरूरी है कि जब दोनों पक्ष उस टेबल पर बैठे तो उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। ईरान की टीम जब इस्लामाबाद पहुंची तो उन्होंने आते ही एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया। पता है कैसे? वो जिस प्लेन से आए थे उसका नाम था मेनाब 168। ये नाम उन 168 स्टूडेंट्स और स्टाफ को श्रद्धांजलि थी जो कुछ ही दिन पहले एक हमले में मारे गए थे। मतलब संदेश एकदम साफ था कि हम बातचीत करने तो आए हैं, लेकिन अपना नुकसान भूले नहीं हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने टेबल पर बैठते ही अपने पत्ते खोल दिए। बातचीत ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि उन्होंने दो बड़ी शर्तें सामने रख दीं। पहली, लेबनान में फौरन सीज फायर हो, और दूसरी, उनके जो पैसे फ्रीज किए गए हैं उन्हें वापस किया जाए। मतलब साफ था, वो यहां सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए थे। और बस यहीं से असली खींचतान शुरू हो गई। पूरी की पूरी बातचीत आप कह सकते हैं तीन बड़े मुद्दों पर आकर ऐसी फंसी कि कोई भी, मतलब कोई भी, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और सबसे पहला और शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा था, जाहिर है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और खास तौर पर उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार जमा हो गया था वो। अब यहां पर देखिए, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका की मांग एकदम सीधी थी, अपना सारा का सारा एनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले कर दो, खत्म करो ये कहानी। वहीं ईरान का कहना था, देखिए, हम एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, हम एनरिचमेंट का लेवल 60% से घटाकर 20% कर देंगे, लेकिन अपना स्टॉक तो बिल्कुल नहीं देंगे। उनके लिए ये उनके देश का हक था, उनकी संप्रभुता का सवाल था। अच्छा, न्यूक्लियर मुद्दे के बाद बात आई दुनिया के सबसे अहम और शायद सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो जगह है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का कारोबार करता है। यहां पर भी मामला बिल्कुल उल्टा था। अमेरिका का कहना था कि इसे फौरन बिना किसी शर्त के सभी जहाजों के लिए खोला जाए, लेकिन ईरान ने यहां अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उनका कहना था, रास्ता तो खुलेगा, लेकिन तब जब एक फाइनल पीस डील साइन हो जाएगी और इस बात की गारंटी होगी कि इस पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा। ईरान के लिए ये उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप थी, उसका तुरुप का इक्का। और फिर आया तीसरा और आखिरी मुद्दा, और जैसा कि ये अक्सर बड़ी बड़ी डील्स में होता है, बात आकर अटक गई पैसे पर। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बात हो रही थी पूरे 27 बिलियन डॉलर्स की। ये ईरान का अपना पैसा था जो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से दुनिया के अलग अलग बैंकों में फंसा हुआ था। ईरान की मांग साफ थी, उन्हें अपने देश में पुनर्निर्माण के लिए ये 27 बिलियन डॉलर फौरन चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक ईरान दूसरी बड़ी रियायतें नहीं देता, और वो शर्तें ऐसी थीं जिन्हें मानना ईरान के लिए नामुमकिन था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना, चाहे वो न्यूक्लियर मुद्दा हो, होर्मुज का कंट्रोल हो, या फिर वो 27 बिलियन डॉलर। हर एक मुद्दे पर दोनों देशों ने अपनी अपनी एक रेड लाइन, एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, और कोई भी उसे पार करने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा, डेडलॉक। पर कहानी सिर्फ इन 3 मुद्दों की नहीं है। इस पूरे खेल में कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड भी थे, मतलब कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स जिन्होंने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया, और जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा भी था उस पर भी पानी फेर दिया। अब ये देखिए, एक तरफ तो इस्लामाबाद में अमेरिकी डिप्लोमैट्स बातचीत की मेज पर थे, और दूसरी तरफ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे थे? सीधी धमकी, ईरान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हुर्मुज खोलो, हम पूरी तरह तैयार हैं। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ ही घंटों बाद वही राष्ट्रपति ट्रंप एक जबरदस्त यू टर्न लेते हैं। वो कहते हैं कि अरे, होर्मुज तो एक सुंदर चीज है, और हम तो ईरान के साथ मिलकर इसे एक जॉइंट वेंचर की तरह चलाने की सोच रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ पार्टनरशिप का ऑफर। इन मिले जुले सिग्नल्स ने यह समझना मुश्किल कर दिया कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है।
और इस कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी था, अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी इजराइल, और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो इस बातचीत के खेल में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। यहां तक कि जिस वक्त इस्लामाबाद में ये 21 घंटे की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान इजराइल लेबनान में ईरान समर्थित गुटों पर लगातार हमले कर रहा था। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो देश को संबोधित करते हुए लड़ाई जारी रखने की कसम तक खा ली। उनका संदेश एकदम दो टूक था, कोई भी सीज फायर हो, हमारे ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। तो जाहिर है इन सब के बाद बातचीत का दरवाजा तो बंद होना ही था। अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस शाह और मात के खेल में अब अगली चाल कौन और क्या चलेगा? अमेरिका ने तो लगता है अपना प्लान बी एक्टिवेट भी कर दिया है, और वो है एक नौसैनिक नाकाबंदी। प्लान सीधा सा है, फारस की खाड़ी में अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात करो, ईरान के खार्ग आइलैंड तेल टर्मिनल के आसपास के पानी को कंट्रोल करो, और चीन भारत जैसे देशों को जाने वाले ईरान के तेल एक्सपोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। मकसद, ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दो ताकि वो घुटनों पर आकर अमेरिकी शर्तों को मान ले। लेकिन ईरान इस खेल को एक अलग ही नजरिए से देख रहा है। उनके एक डिप्लोमेट का बयान इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाता है। उन्होंने कहा, अमेरिका एक स्टॉपवॉच लेकर आया था, हम एक कैलेंडर लेकर आए थे। इसका मतलब समझ रहे हैं? अमेरिका को जल्दी है, वो फटाफट नतीजे चाहता है, लेकिन ईरान इसे एक लंबे लड़ाई की तरह देख रहा है, जिसमें सब्र और धीरज ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और यहीं पर दोनों के सोचने के तरीके का फर्क एकदम साफ हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब डिप्लोमेसी के रास्ते बंद हो चुके हैं और दोनों तरफ के जंगी जहाज अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं, तो क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की सबसे खतरनाक शतरंज की बिसात बन गया है? मोहरें अपनी अपनी जगह पर हैं और पूरी दुनिया सांस थामे बस ये देख रही है कि अगली चाल कौन चलेगा, और क्या वो आखिरी चाल होगी एक चेकमेट?